तो बच्चों क्या हाल चाल है आपके। आपकी होली अब निकल चुकी है, तो अब हमें वापस से अपना बैक टू स्टडी चलना पड़ेगा, वापस से हमारी पढ़ाई की ओर लौटना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए ये एक मॉडल में चैप्टर जो एक अपना कुछ मॉडल हो गए थे और बाकी के जो मॉडल बचे थे, जो रिमेनिंग मॉडल है उसके लिए मैंने ये क्लास ले रहा हूँ मैं। और आपके 11th क्लास में बोर्ड जो है आपके, सॉरी, ये जो मॉडल जो है ये एक चैप्टर है, तो इस चैप्टर से संबंधित क्लास में भी यही चल रहा है। उनके एग्जाम है अभी 6, 7, 8, 10 तारीख के आसपास। तो सबसे और इम्पोर्टेंट बात है, हालांकि रिवीजन हो चुका है लेकिन मैं और ज़्यादा आपको बता रहा हूँ ताकि ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी एग्जाम देना चाहेंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित हो। तो देखो, मॉडल आप जब भी वाक्य में आपको मिले तो इन 5 बातों का ध्यान देना है, ठीक है। पहली बात क्या है कि मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी आती है? मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरी क्या है? हमेशा मॉडल के बाद कभी भी एस ई एस नहीं लगता है, यानी मॉडल के साथ में एस ई एस जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है वैसा नहीं लगता है। दूसरी बात। तीसरी क्या है? आपको कभी भी वाक्य में 2 मॉडल उपयोग नहीं करना है, यानी कि 2 मॉडल को हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि हेल्पिंग वर्ब भी कर दो और मॉडल भी कर दो, दोनों यूज ले लो, नहीं, सिर्फ दोनों में से एक ही काम में आएगा। तो यानी कि 2 आप मॉडल भी यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में जब भी आप वाक्य को प्रश्नवाचक बना रहे तो जैसे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है वैसे ही मॉडल क्या है? सब्जेक्ट से पहले आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। 5वीं और लास्ट बात क्या है कि जिस प्रकार से हम वाक्य को नेगेटिव वाक्य यानी सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, तो जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगता है? नॉट लगता है, वैसे ही आपके क्या मॉडल में भी जो है, अगर आप मॉडल वाले वाक्य को भी नेगेटिव बनाओगे तो आपको जो है नॉट लगेगा वो मॉडल के बाद में लगेगा, यानी एज ए हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। इन 5 बातों को आपको ध्यान देना है और मोस्टली आपको जो ये किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं, चर्चा करते हैं, इसको सीखने का प्रयास करते हैं। देखो, ग्रामर जो है वो धीरे धीरे करके समझ में आती है हमारे पास, ठीक है। और आप इसको ये मत सोचिए कि ये 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल आएगा, जबकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वाक्य बनाने में बहुत ही उपयोगी है। वाक्य आप 3-4 प्रकार से बना सकते हो, जैसा कि मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ, तो एक ही उत्तर को हम 3-4 तरीके से मैं बच्चों को बताता हूँ। तो क्या मॉडल का उपयोग करके बता सकते हैं आप, सब्जेक्ट आपके टेंस का उपयोग करके भी बता सकते हैं, और दूसरी तरीके वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो देखो, अपन अपने टॉपिक पर लौटते हैं वापस। तो देखो, माइट, शैल, विल, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू एंड हैव टू, ये बाकी के कुछ मॉडल बचे हैं। तो ये देखो, पहली बात तो हमारे पास सर ये क्लियर होगी कि सर ये सारी की सारी एज ए हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इनके बाद हमेशा हम मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। इनके साथ कभी भी एस और ई एस नहीं आता है। अगर क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले ये मॉडल जो भी होगी वाक्य में वो आएगी। और जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो इन मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा क्या आती है? आपके नॉट लगता है। तो ये 5 बातें जो मैंने बताई दोबारा से मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखो, माइट क्या बताता है? देखो, किसी भी कार्य को होने की संभावना होती है, ठीक है। कि भैया जैसे मान के चलो कि मेरे यहाँ पे खेत में 2 का एवरेज दे देगा, तो कहने का मतलब ये एक तरह की संभावना क्या है? इसके लिए संभावना है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी, अगर अच्छा अपनी फसल है तो अपन 2 का एवरेज कह सकते हैं, 3 का एवरेज कह सकते हैं, 5 का। तो जिसकी संभावना ज़्यादा होती है उसके लिए मॉडल कौन सा उपयोग होता है? मे। और किसी भी ऐसा कुछ भी वाक्य जिसके अंदर संभावना कम हो, ठीक है, क्या हो? कम हो। जैसे मैंने कह दिया कि भैया 5 का एवरेज दे देगी, ठीक है, तो 5 का एवरेज तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, जो कि बहुत अच्छे जगह पर नहीं होता, तो उसकी संभावना क्या और कम है। तो वहाँ पर अपन मे की जगह क्या लगाएंगे? माइट लगाएंगे। यानी ऐसा कोई भी कार्य जिसकी होने की संभावना कम है, जिसकी होने की संभावना कम है, यानी वो न के बराबर हो नहीं सकता, कम संभावना। जैसे मैं कह दूँ कि भैया वो फलोदी में 15 मिनट में आ जाएगा एज ए बाइक से, तो नॉट इज पॉसिबल। तो ये यानी कि आपके कहने का मतलब संभव नहीं है। तो ऐसे कोई भी वाक्य जिसमें हमें संभावना कम हो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं? माइट का। और मे का करते हैं कहाँ पे? पिछले क्लास में मैंने बताया था, जहां पर थोड़ी ज्यादा संभावना हो वहां मे का, और कम संभावना हो तो माइट का उपयोग करते हैं, माइट मॉडल का। उसके बाद में शैल और विल, हम जानते हैं कि फ्यूचर जो टेंस है उसका भी ये हेल्पिंग वर्ब है। तो शैल और विल 2 टेंस की ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनको हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं, या इन टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब का हम मॉडल के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नेचुरली है कि जो भी कोई फ्यूचर वाले वाक्य होते हैं उनके लिए हम शैल विल का उपयोग करते हैं, और ऐसे कार्य जो कि जरूरी हो या आवश्यक होने हैं उनके लिए हम विल का उपयोग करते हैं। अब देखो, आउट टू हमें क्या बताता है? एक
मॉरल क्या बताता है हमें, नैतिक कर्तव्य, यानी जो हमारी जो मॉरल जो ड्यूटी है, जो नैतिक कर्तव्य है, वो हमारा हमें बताता है कि हमें पिता के रूप में कैसा होना चाहिए, बच्चों के रूप में कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी के रूप में हमें कैसा होना, जो एक नैतिक आदमी का एक कर्तव्य होता है सामान्य जीवन में, तो उसके लिए हमें क्या बताता है, आउट टू बताता है। और एक सलाह देने के लिए भी क्या होता है, ये मॉडल काम में आता है। उसके बाद में आता है नीड। नीड क्या बताता है, आवश्यकता। जहाँ पर वाक्य में हमें आवश्यकता मिले, जैसे मैंने कहा तुम्हें वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर अपन नीड का उपयोग करेंगे। बस मेरे पास बहुत है पैसे, मुझे और पैसों की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, आवश्यकता बोलो या ज़रूरत बोलो, एक ही बात है, ठीक है, ये सिमिलर वर्ड है। तो जहाँ ऐसा वाक्य जहाँ पर अपन को आवश्यकता आए, वहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, नीड मॉडल लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि बहुत बारिश हो चुकी है, अब खेत को और बारिश की या पानी की आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, नीड लगेगा। अब मैंने एक वाक्य और कह दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बोलने की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे थप्पड़ मारने की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरीके से टच करने की। जैसे कह दिया मैंने, हाउ डेयर यू टू टच मी लाइक दैट, यानी तुम मुझे इस तरीके से कैसे छू सकते हो। तो कहने मतलब ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हमें हिम्मत बताना हो। जैसे मैंने कह दिया कि उसके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है, ही डेयर नॉट टू स्पीक, ही डेयर नॉट स्पीक ट्रुथ, यानी उसको सत्य बोलने की, उसमें सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है। जैसे मैंने एक और वाक्य ले लिया कि यूज टू भी क्या है, यूज टू क्या बताता, पास्ट हैबिट, यानी ऐसी कोई भी आदत, किसी व्यक्ति की आदत जो कि पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। क्या आदत जो पास्ट में थी, यानी भूतकाल में थी लेकिन अभी वर्तमान काल में नहीं है, उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, यूज टू उपयोग करते हैं। उसके बाद में एक आखिरी आपके मॉडल आ गया हैव टू, यानी मजबूरी। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें हमें मजबूरी हो, जैसे कि मैंने कह दिया कि भैया अब तो मेरे पास क्या है कि 1 महीने का समय बचा है एग्जाम में, तो अब तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरी मजबूरी, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो मजबूरी है कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया कि भैया अब तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ, अब मुझे मेरे शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। गा का मतलब क्या हुआ, मजबूरी है उसकी। अगर वो अब नहीं रखेगा, अभी भी नहीं रखेगा ध्यान, तो उसको नुकसान हो सकता है। तो मजबूरी में कैसा ऐसा कार्य जिस पर अगर व्यक्ति नहीं करे तो उसे क्या हो, नुकसान उठाना पड़े, ठीक है। तो उसी प्रकार से मजबूरी यानी कंपल्सन, दोनों एक ही मतलब है इसका। अब अपन इनको वाक्य में लेकर चलते हैं, और जो हमारा सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही, अंग्रेजी आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा मैं। अंग्रेजी, मेरी बात को नोट कर लो, आप लिख लो। अगर आप रेगुलर पढ़ते हो मेरे साथ, रेगुलर अगर 1 वर्ष तक पढ़ते रहे तो मैं बहुत ही आसान बना दूंगा। अब अपन इनको वाक्य में लेकर चलते हैं। तो देखो माइट को, ठीक है, तो माइट क्या है, एज ए हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो अपन इसको एज ए सब्जेक्ट कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया इट माइट रैन टुडे, इट माइट रैन टुडे, यानी आज बारिश होने की संभावना है। अब संभावना कैसी है, कम है, माइट लगा दिया तो कम है। अगर मैं यहाँ पर मे लगाता हूं तो क्या है, संभावना इससे ज्यादा है, समझ गए, इससे ज्यादा है। चाहो तो मैं आराम से एक वाक्य और जोड़ सकता हूँ कि देयर आर लो डेंसिटी क्लाउड्स, की यहाँ पर जो है कम घनत्व वाले जो है बादल है, इसलिए क्या है, बारिश की संभावना है। तो कम है, तो कम संभावना के लिए हम माइट यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये मान के चलो कि कोई दूसरा मॉडल लगाना चाहूँ तो आराम से क्या कह सकते हैं अपन, अगर गहरे बादल है तो अपन मस्ट भी लगा सकते हैं कि बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हो गया आपके इट माइट रेन टुडे। उसके बाद में एक अपन और क्या ले लेते हैं, ये तो कम संभावना होगी, और इसमें आपके एक और क्या ले लें, जैसे कोई सेंटेंस ले लेते हैं, शी माइट कम, शी माइट कम ऑन टाइम। शी यानी वह, ठीक है, कम यानी आ सकती, यानी समय पर, तो वह क्या है, समय पर आ सकती है। तो अब समय पर आने की उसकी संभावना कैसी है, कम है, यानी कि वो अक्सर ज़्यादा आती है, या फिर मैंने देखा कि उसने अभी तो वह ना ही नहीं,
या फिर वह अभी तो घर का काम कर रही थी, या फिर उसने भोजन ही नहीं किया। तो क्या कह सकता हूँ कि मैं समय पर वो कम आने की संभावना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो लेट होती है या हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ऐसा कार्य जहाँ पर कार्य के होने की संभावना कम हो, वहाँ पर कौन सा मॉडल यूज होता है? माइट होता है। अब देखो सब्जेक्ट के बाद में यूज हो रहा है, इसके बाद हमेशा मेन वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसके बाद में इसके साथ एस यस नहीं लगता, ठीक है, मेन वर्ब के साथ में। और यहाँ पर आपके दो मॉडल भी उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये आपको प्रश्न, अगर शी माइट नॉट कम ऑन टाइम, यानी उसके समय पर नहीं आने की संभावना कम है, इसका मतलब क्या है? आने की संभावना, समय पर आने की संभावना। तो यहाँ पर अगर अपन नॉट लगाएंगे तो कहाँ लगेगा? ये माइट नॉट कम, तो यानी उसके समय पर आने की कम संभावना नहीं है। इसका मतलब क्या है? समय पर आने की संभावना नहीं है। तो उस यहाँ पर क्या कह रहा है? शी माइट कम ऑन टाइम, की वह समय पर आ सकती है। तो कहने का मतलब ये अपन ने माइट के लिए दो एग्जाम्पल। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ लेते हैं शैल का। शैल के और विल के दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बहुत सी सिंपल सी चीज़ है, बस अगर आप 3-4 बार इसको 10-10 दिनों में अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो मॉडल आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। और ये आपको पैराग्राफ समझने में, अंग्रेजी को समझने में, क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत काम आने वाला है। देखो अगर अंग्रेजी सीखनी है तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला टेंस, टेंस के बाद है मॉडल, ठीक है। मॉडल के बाद में और भी चैप्टर है, पार्ट ऑफ स्पीच है, वो अपन आगे बात करते रहेंगे। तो आगे देखो शैल, ही क्या लेंगे अपन? जैसे ले सकते हैं शैल का क्या ले अपन, जैसे ले अपन आई शैल रिटर्न, TURN, आई शैल रिटर्न, मैं वापस आऊँगा। और हमें भी ध्यान है फ्यूचर टेंस में क्या कहता है? गागेगी। तो यहाँ पर क्या है? ये मॉडल उपयोग हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपके वर्ब हो गया, ये आपके क्या हो गया? आपके मॉडल हो गया, मॉडल। और आपको इसको क्या कह सकते हैं? फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और रिटर्न यानी वापस आना, तो आई शैल रिटर्न, तो मैं वापस आऊँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं। या फिर मैंने कह दिया क्या? देखो इसमें एक बात और है, क्या कहते हैं कि आई और आई और वी के साथ शैल उपयोग होता है, जबकि आप विल भी लगा सकते हो, ठीक है। टेंस में जो विल है फ्यूचर टेंस में वो मोस्टली ज़्यादा लगता है। तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि ये बहुत पुराना नियम है टेंस का कि आई वी के साथ शैल लगता है। जबकि जनरली आप देखोगे 90% वाक्यों में विल लग रहा है आजकल, आई और वी के साथ भी। तो शैल विल में आप कोई भी ज़्यादा डिफरेंस अब बचा नहीं है। जैसे मैंने कह दिया आई विल रिटर्न, मैं ये भी कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने विल लगा दिया, इसका मतलब मैं पक्का आऊँगा, मतलब मैं जरूर आऊँगा। आई विल रिटर्न मतलब मैं पक्का आऊँगा, वापस आऊँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस वाक्य में आने की संभावना ज़्यादा हो गई, प्रबल हो गई, ठीक है। ऐसा कार्य जिसको होने की संभावना ज़्यादा होती है, कर सकते, होएगा ही होगा, वो पक्का है, उसके लिए क्या करते हैं? हम विल का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान के चलो अपन ने कोई एज ये क्या होता है? जैसे एज ए अपन ले लेते हैं, जैसे सलाह भी देता है, शैल वी शैल वी स्टार्ट आवर क्लास। यहाँ पर अब क्या दे रहा है? वो थोड़ा सा हमें सलाह भी दे रहा है कि शैल वी स्टार्ट आवर क्लास, आओ अब हम हमारी क्लास शुरू करें। तो कहने का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, बस अभी तक करी तो नहीं उसने शुरू, आगे की बात कर रहा है। तो क्या कह सकता है? क्या हम अपनी क्लास शुरू करें? इसको आप क्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक बन रहा है, तो क्या हम अपनी क्लास शुरू करें? तो एक तो क्या होता है? सलाह भी दे रहा है वो, और वहाँ पर प्रश्नवाचक भी पूछ रहा है, यानी अगले वाले से जवाब मांग रहा है कि हाँ करें या ना करें। अब अपन देखो सिंपल सा मैंने आपके लिए चैप्टर लेके आऊँ, जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं अगला, क्या? आउट टू। आउट टू में क्या होता है? देखो मॉरल ड्यूटी होता है, और क्या होता है? आपके मॉरल ड्यूटी हो गया, और आपके एडवाइस हो गया, ठीक है। एडवाइस यानी सलाह। you out to PECT, respect, you out to respect your teacher,
टीचर कर लो। यहाँ पर क्या करा, यू आउट टू रेस्पेक्ट योर टीचर, तो क्या है, क्या कह रहा है, तुम्हें तुम्हारे अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो चाहिए भी दे रहा है और एक नैतिक कर्तव्य भी बता रहा है कि देखो नैतिक कर्तव्य कैसे, जब विद्यार्थी टीचर का सम्मान ही नहीं करेगा तो उससे सीख नहीं सकता। तो पहले क्या होगा, हमें टीचर का सम्मान सीखना पड़ेगा। अगर हम सम्मान करेंगे तो सीखेंगे, अदरवाइज सीखने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या, और एक सलाह भी होता है, जैसे कि सलाह ले लिया हमने, वी आउट टू फॉलो रूल्स, यानी वी आउट टू फॉलो रूल्स, यानी हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो एक तो देखो चाहिए किस में आता है, एक तो शुड मॉडल में आता है, और एक यहाँ पर आपके आउट टू में भी आप लगा सकते हैं, यानी कि आउट टू में भी क्या होता है, आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं अपना जो सिंपल सा है, तो यू आउट टू रेस्पेक्ट, यू आउट टू रेस्पेक्ट, और हाँ एक बात और, आउट के बाद हमेशा टू लगता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और टू के बाद तो आपको ध्यान है हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ है ना, बेसिक जो मूल चीज़ है अंग्रेजी की या अंग्रेजी ग्रामर की, उसको पकड़ना सीखिए। और हाँ, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कोई टॉपिक, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान मॉडल पर रहना चाहिए। ऐसे नहीं है सर यहाँ एस लग गया, ई एस लग गया, ये समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, अरे यार टीचर हो, टीचर्स हो, एल्डर्स हो, पेरेंट्स हो, या फिर जो है कुछ भी हो, या आर्मी पर्सनल्स हो, यानी कि क्या है कि भाई सैनिकों का हो, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो आपका ध्यान उधर नहीं, ठीक है। अंग्रेजी पढ़ने का क्या तरीका है, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक पर आपका ध्यान रहे, इस पूरे सेंटेंस में आपका ध्यान सिर्फ इसके आसपास रहना चाहिए बस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। अपना दिमाग डाइवर्ट न करें, आगे देखो, क्योंकि क्लास में क्या होता है, बच्चे छोटी छोटी चीज़ों, सर आपने ये यू है या वी है, अरे कुछ भी हो यार, उसमें क्या दिक्कत है, आपका ध्यान यहाँ रहना चाहिए, जो नियम है वो, यहाँ पर टीचर हो कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ध्यान देना इस पर। अब आगे देखो, जैसे अपन आउट टू ले लिया, अब अपन क्या लेते हैं, त्योहार की वजह से क्या है कि शाही नहीं भरी, नीड। अब नीड हमारे कहाँ आवश्यकता होता है, जहाँ पर वाक्य में आवश्यकता हो, जैसे आवश्यकता, जैसे अपन ले लिया, क्या कहते हैं कि जैसे मान के चलो जैसे छोटा सेंटेंस लेते हैं, यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, यानी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई विल हैंडल ऑल दैट, जोड़ देते हैं, आई विल हैंडल ऑल दैट, यानी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो ऐसा अगर वाक्य मिले, अगर आपको वाक्य में कहीं भी नीड दिखे, तो नीड क्या होता है, आवश्यकता यानी जरूरत। जैसे अपन को एक आधा सेंटेंस और ले लेते हैं, नीड प्रश्नवाचक, नीड आई से मोर, यानी क्या मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता है, या प्रश्नवाचक आ गया नीड, ये आपके मॉडल से प्रश्नवाचक बना दिया। नीड यानी आवश्यकता, क्या मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता है, ठीक है, या फिर इट इज कंप्लीट, या इट इज जो भी है, क्या मुझे और कहने की आवश्यकता है, या फिर इट इज एनफ, यानी कि बहुत हुआ। तो आप आगे लिख सकते हो कि मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता है, या फिर इतना बहुत है। तो कहने का मतलब, अगर नीड का मतलब आवश्यकता भी बोल सकते हो आप, जरूरत भी, क्या मुझे और कुछ कहने की जरूरत है, तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो नीड में आप ये ले सकते हो, जैसे कि नीड आई, इसके बाद में कोई भी ले लो, जैसे गिव यू सम रेस्पेक्ट, कि क्या मुझे आपको कुछ और सम्मान देने की आवश्यकता है, या मैंने जो भी ये सम्मान आपको दिया है वो इतना बहुत है, तो क्या नीड आई रेस्पेक्ट यू मोर, तो कहने मतलब आपको और ज़्यादा जो है सम्मान देने की आवश्यकता है या नहीं। तो नीड का मतलब क्या हो गया,
आवश्यकता। और यहाँ पर हमें ध्यान है कि ये जो है मॉडल है, क्या है, मॉडल है, ये मॉडल, ये मॉडल, ये मॉडल, ये मॉडल, और इसके बाद में हमेशा सब प्रश्नवाचक है। तो मॉडल से शुरुआत हो गई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब अपन लेते हैं क्या, डेयर। डेयर यानी हिम्मत। डेयर यानी लेते हैं क्या, डेयर यानी क्या होता है, हिम्मत। जैसे मैंने कह दिया, प्रश्नवाचक ही लेते हैं। हाउ डेयर यू, ओ यू सी टच मी लाइक दैट। हाउ डेयर यू टॉक मी लाइक दैट, यानी आपकी इस तरह से मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई, या फिर आपकी इस तरीके से मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पर डेयर का मतलब क्या, हिम्मत। ये आपके WH वर्ड आ गया, ठीक है। हाउ यानी कैसे, और ये आपके क्या हो गया, ये आपके मॉडल हो गया। इसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया, और ये हो गया मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आ गया ऑब्जेक्ट, और ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में आपके जो है एडवर्ब आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप क्या करोगे, जैसे कि एक और ले लो, क्या ले लो, ही, नेगेटिव ले लेके, ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ ले ले, स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ, यानी उसकी सच बोलने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेयर इन नॉट यानी हिम्मत नहीं है, ही यानी उसकी हो गया, स्पीक यानी बोलने की, द ट्रूथ तो बस सिंपल सी, यानी उसकी सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। सत्य बोलने की या कहने की हिम्मत नहीं है। तो सिंपल सा आपको लॉजिक है, बहुत ही आसान भाषा में सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और आपको ये एक एक करके अपनी कॉपी में उतारना है। कॉपी में उतार के उसका जो भी है मॉडल, उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ के बाद में 3-4 आपको उसके एग्जाम्पल, और फिर इसको कहने का मतलब आप महीने में एक बार या 15 दिनों में आप एक बार उसका रिवीजन करते रहे, ताकि आपकी जो अंग्रेजी है उसमें और ज़्यादा धीरे धीरे सुधार हो, ठीक है। ही डेयर नॉट स्पीक हो गया, और उसके बाद में एक और ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, फिर ये भी गया। हाउ डेयर यू स्लैप मी, प्रश्नवाचक है ना, हाँ। हाउ डेयर यू स्लैप मी, आपकी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। हाउ डेयर यू स्लैप मी, आपकी मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पर अपन ने डेयर कर लिया। इसके बाद में अब अपन बढ़ते हैं इसकी तरफ। बहुत आसान लग रहा होगा ना चैप्टर, आसान बना देते हैं हम, गणित में भी ऐसे ही आसान बनाते हैं। अब देखो यूज टू क्या होता है, पास्ट हैबिट, पुरानी आदत, यानी पुरानी आदत को हमें दर्शाना पड़ता है। और टू के बाद हमेशा क्या आता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे मैंने कह दिया, रमेश यूज टू ड्रिंक अल्कोहल, यानी जो रमेश था वह शराब पीता था। तो ये क्या, उसकी पुरानी आदत थी। क्या थी, पुरानी आदत थी, यानी पुराने समय में वो बहुत ज़्यादा पीता था, उसकी आदत थी। जैसे कि मैंने कह दिया, आई यूज टू टीच इन स्कूल्स, यानी मुझे स्कूल में पढ़ाने की आदत थी, यानी कि मैं रोजाना स्कूल पढ़ाता था। अब मैं पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ उसका कुछ मालूम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पास्ट की मेरी आदत थी, पास्ट में मुझे पढ़ाने की आदत थी, या मैं रेगुलरली पढ़ाता था, कोई काम था जो हमेशा करता था। आदत क्या होती है, जो आदमी काम हर समय करता रहता है, बार बार करता रहता है। जैसे कि आप एक और सेंटेंस ले लो, मान के चलो,
शी यूज टू लिव इन दिस विलेज। शी यूज टू लिव इन दिस विलेज, वह इस गांव में रहती थी। यानी पहले पास्ट की कोई काम है, पास्ट की कोई आदत है या पास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि वह पहले रहती थी अब नहीं रहती है। तो यहाँ पर हो गया अपना यूज टू। अब अपना एक लास्ट बचा है हैव टू। ठीक है, इसके बाद में अपना क्लोज को क्लोज करेंगे। कितने मिनट की हो गई? ठीक है, तो पिछली बार की जितनी हो जाएगी क्लास 26 हो गई। हाँ, तो अब देखो जो अपना लास्ट में क्या हैव टू क्या बताता है? मजबूरी, ऐसा कार्य जिसमें हमें मजबूरी बतानी हो। ठीक है, यानी कि आप उसको थोड़ा सा किस में जोड़ सकते हो, जैसे ऐसा कोई भी कार्य जो करना मजबूरी है। जैसे मैंने कह दिया कि अब मुझे जो है हमारी फसल में जो है छिड़काव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो क्या होगा? हमारी फसल खराब हो जाएगी। जैसे मैंने कह दिया कि अब मुझे फसल को पानी पिलाना पड़ेगा, अगर मैंने अब पानी नहीं पिलाया तो फसल हमारी खराब हो जाएगी, मिट जाएगी। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसको करना मजबूरी है कि अगर वह कार्य नहीं किया तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा हमें। उसके लिए हम क्या करते हैं? हैव टू का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आई हैव टू गो देयर, तो मुझे अब वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो नुकसान हो जाएगा। भाई अपन कहीं जाते हैं तो एक तो नॉर्मल वे में जाते हैं कि यार ठीक है गए या नहीं गए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे कोई कार्य अगर हम नहीं गए तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर हमें ओड़वा झेलना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से उसके लिए हम क्या करते हैं? हैव टू, कंपल्सन, मजबूरी। जैसे मैंने कह दिया देयर इज कर लो, देयर इज सो मच वीकनेस। ठीक है, वीकनेस WEAKNESS। ठीक है, और क्या? आई हैव टू गो डॉक्टर। जैसे मैंने कह दिया देयर इज सो मच वीकनेस, कि बहुत ज़्यादा कमजोरी है। सो मच यानी बहुत ज़्यादा, वीकनेस यानी कमजोरी, देयर इज यानी है, यानी बहुत ज़्यादा कमजोरी है। आई हैव टू गो डॉक्टर, अब मुझे डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा। गो टू ए डॉक्टर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कमजोरी, अब मैं अगर नहीं गया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, कुछ भी। तो ऐसा कोई भी कार्य कि जो हमें अब करना मजबूरी है, बस अब अगर नहीं किया, इतने दिन तो थक गया, ठीक है, चल गया, काम चल गया, लेकिन अब अगर नहीं किया तो नुकसान उठाना पड़ेगा। समझ गए? तो इसी प्रकार जैसे अपन कोई एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ठीक है, आई हैव टू गो, जैसे ले लेते हैं आई हैव टू गो, आई हैव टू गो स्कूल। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला? आई हैव टू गो स्कूल। ठीक है, तो मुझे अब स्कूल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मैं इतने दिन नहीं गया, तो अब अगर मैं नहीं गया तो मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा, या तो मेरी तनख्वाह कटेगी या फिर जो है स्कूल में जो है मुझे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब ऐसा जो कार्य जो अगर न, एक तो देखो सामान्य होता है, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं गए कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं गए कोई बात नहीं। तो कई बार क्या होता है, ऐसा कार्य होता है कि अब नहीं गए तो अब हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या बोला, अब अगर फसल को पानी नहीं पिलाया तो फसल जलने का है नुकसान, अब अगर दवाई नहीं छिड़की तो फसल का खराब होने का नुकसान है। तो कहने मतलब ऐसे कोई भी कार्य जो करना अब मजबूरी हो चुका है, अब तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है? हैव टू का उपयोग होता है। जैसे मैंने कह दिया देयर इज नॉट मच टाइम आई हैव टू स्टडी कर दो, आई हैव टू स्टडी हार्ड डे एंड नाइट, कुछ ही कर दो, हार्ड में आ जाएगा वो तो। ठीक है, देयर इज नॉट मच टाइम, यानी कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, यानी ज़्यादा समय बाकी नहीं है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। आई हैव टू स्टडी हार्ड, अब मुझे जो है कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।
या फिर मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। सेंटेंस के वाक्य को समझिए। हिंदी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो वाक्य का भाव है वो नहीं बदलना चाहिए। शब्द आप जरूरी नहीं कि जो शब्द मैं बता रहा हूँ वही लगा, उसके जगह पर दूसरे शब्द भी लगाए जा सकते हैं। यानी अंग्रेजी का एक नियम है, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जहाँ पर उसकी जगह दूसरा शब्द नहीं आए। हर शब्द की जगह 3 से 4 हमें और ऑप्शन मिलते हैं। आप ये ला सकते हो, आप ये ला सकते हो, आप ये ला सकते हो। वैसे वाक्य बनाने के भी कई 3-4 तरीके हैं। आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, भाव सेम है उसका, ठीक है। तो वो अपन धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे उस हिसाब से अपन करते रहेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको जो है हैव टू से संबंधित जो भी आपकी थी क्योरीज या जो भी था वो आपके समझ आ चुका है। और टू के बाद तो हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो टू के बाद तो लगनी है। और ये तो हमेशा हैव टू तो जोड़े में रहता है। इसको आप एक और कैसे, इसको है क्या, हैज़ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लग गया शी हैज़ टू कम नाउ। शी हैज़ टू लर्न कर लो ना, क्या है ARN, लर्न नाउ, यानी अब उसे सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके बाद हैज़ भी लग सकता है। हैज़ है का मतलब सेम ही है, ठीक है। शी हैज़ टू लर्न नाउ, यानी अब उसे सीखना ही पड़ेगा। अगर वह अब नहीं सीखी तो उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये वाक्य नहीं आता, लेकिन उसका भाव ये कहता है, समझ गए। तो इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। आधे घंटे की अपनी क्लास थी, इससे पहले वाली भी आधे घंटे की क्लास थी। कुछ बच्चों के आए भी थे फ़ोन कि सर अगला वीडियो, तो मैंने बोला है जो 7-8 जो है मॉडल बाकी बच्चे, उस पर मैं होली से पहले जो है पूरी होगी डाल दूंगा। तो उसके लिए आज वीडियो आपके बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आ रहा है। और आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किस तरीके की समस्याएं आ रही है, वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम भी आपको उसका समाधान आपको बता सकें। क्योंकि देखो देयर आर मोर ऑप्शंस इन द लाइव क्लासेज। आप बहुत लाइव क्लासेज या जो भी है डिजिटल क्लासेज में बहुत सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हो। कहीं से भी पढ़िए, जरूरी नहीं मुझसे पढ़िए, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा पढ़ते कैसे हैं, और पढ़ते समय हमें कैसे पढ़ना है, पढ़ने के किस तरीक़ों से हम पढ़ सकते हैं। तो ये आपको बहुत सी चीज़ें होती जो आपको सीखनी पड़ेगी। तो धन्यवाद बच्चों, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हमारी क्लास को आप आगे शेयर कीजिए। क्लास में आपके जो भी बच्चे हैं वहाँ तक हमारी बात को पहुँचाइए, ताकि हमारा जो चैनल है वो ग्रोथ करे। और जो भी है हमारा, जो भी धीरे धीरे हमारी भी, अभी तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जेब से ही खर्चा लग रहा है, लगभग 4-5 महीने हो गए। तो अगर हमारी धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। और इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ बिश्नोई गुरुजी क्लासेज में।